हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो आज हम कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने जा रहे हैं। हमें देखना है कि इसकी वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में क्या फर्क आता है। तो अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डी डिस्टेंस हो और अभी के लिए हम जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं वो टी थिकनेस के, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है टी। ठीक। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकाली थी हमने। हमारे पास एक कैपेसिटर था, प्लेट्स के बीच में डी डिस्टेंस था, प्लेट्स का एरिया ए था और इन पे चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इस टाइप से चार्ज थे। तो हमने क्या किया था, हमने पहले इधर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई इंटू डी। याद होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम एंड सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के बीच में क्या बनी थी बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों मिलके क्या बना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने पुट किया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। सिग्मा क्या था, चार्ज डेंसिटी। प्लेट के ऊपर क्यू चार्ज है, एरिया ए है, तो चार्ज डेंसिटी क्या बन जाएगी, क्यू बाय ए। तो अगर सिग्मा की जगह क्यू बाय ए पुट करो तो ये बन जाता है ये। ठीक है, अब हमारे पास पोटेंशियल आ गया और हमें क्या पता था कि कैपेसिटर के केस में Q इज इक्वल टू होता है CV। तो अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, Q बाय V। यहां से अगर Q बाय V निकालो, V को उधर लेके बाकी सब हम इस साइड ले आते हैं, तो ये बन जाता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और Q बाय V क्या होता है हमारा कैपेसिटेंस। तो यानी कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या आती है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। सेम प्रोसीजर हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी बिटवीन दीज टू प्लेट्स। यहाँ पे क्या आएगा, जहां वैक्यूम है वहां पे हम मान लेते कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नोट। ओके, और यहाँ पे अगर मैं प्लस क्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ रहेगी। लेकिन बीच में क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक आ गई ना बीच में। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाती है। हम मान लेते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। और फर्स्ट जो क्लास थी हमारी उसमें आपको याद होगा कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ता है। तब हमने कूलम्ब्स लॉ के लिए पढ़ा था कि फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है जब हम किसी मीडियम के थ्रू उसको गुजारते हैं। तो सेम प्रोसीजर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के लिए भी होता है कि ई जो है बच्चों वो ए नॉट बाई के टाइम्स हो जाएगी। के हमारा क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डाइलेक्ट्रिक हम देख रहे हैं या फिर मीडियम लेके चल रहे हैं, तो उस मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या रहेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम की है, ठीक है, वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका के टाइम्स कम हो जाएगी। ओके, तो अगर मेरे को ये रिलेशन यहाँ पे भी अप्लाई करना हो, यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में मान लेता हूँ V है, तो V हमारा किसके बराबर रहेगा। अब ये जो है E इंटू टी, इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक तो वैक्यूम वाला पार्ट, वैक्यूम वाला पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने, E नोट, और कितने पार्ट में हमारा वैक्यूम वाला पार्ट कवर हो रहा है, डी टोटल है, उसमें से टी हमारा मीडियम वाला पार्ट है, तो वैक्यूम वाला पार्ट कितना बचेगा, डी माइनस टी, है ना। और प्लस अब मीडियम वाला देखो, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई, और कितने इंटरवल तक हमारा मीडियम है, टी इंटरवल तक। ठीक, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस बना प्लेट्स के बीच में वो क्या बना, ई नोट इंटू डी माइनस टी, ये वैक्यूम वाला पार्ट हो गया और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट हो गया। ठीक है, दोनों को मिला के हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ई को हम क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, ई नोट बाई के पुट कर दो, ई नोट बाई के इंटू टी। ई नोट अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और ई नोट क्या है,
वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैक्यूम के अंदर हमें पता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपेसिटर के अंदर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को अगर हम क्यू बाय ए लिखें तो क्या बनेगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर पुट कर दे क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर के लिए। अब यहां से हमें क्या बनाना है, क्यू बाय वी बनाना है, तो वो हमारा क्या आएगा, कैपेसिटेंस। तो अगर क्यू बाय वी बनाना है तो हम v को इधर ले आएंगे, क्यू के नीचे बाकी सारा पार्ट हम उधर ले जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस टी बाय के। और q बाय v क्या होती है बच्चों, कैपेसिटेंस। तो हमारी कैपेसिटेंस क्या है, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस टी बाय के। अब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं थी तो हमारी कैपेसिटेंस क्या आ रही थी, a एप्सिलॉन नॉट बाय d। जैसे ही हमने टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट की तो हमारी कैपेसिटेंस क्या बन गई, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस टी बाय के। और किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बच्चों, के हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। वैक्यूम के केस में के की वैल्यू 1 होती है, बाकी सभी मीडियम्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो अगर वैक्यूम के केस में के 1 है तो यहाँ पे जब के को 1 पुट करोगे तो कैपेसिटेंस क्या आएगी बच्चों, इसको सी नोट बोल देता हूं मैं। क्या बनेगा, के को 1 पुट किया तो ये क्या बना, टी बाय 1 टी बाय 1 टी बनेगा, माइनस टी और प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d, जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, यानी कि अगर मीडियम भी हमारा क्या हो, वैक्यूम हो, यानी कि डाइलेक्ट्रिक की जगह ये पूरा पार्ट हमारा क्या वैक्यूम है, तो हमारा कैपेसिटेंस क्या है, a एप्सिलॉन नॉट बाय d। और इसको मैं सी नोट नाम दे रहा हूँ कि वैक्यूम के केस में हमारा जो कैपेसिटेंस आ रहा है। अदरवाइज क्या होगा, के हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो अगर किसी नंबर को ग्रेटर देन 1 नंबर वाले से डिवाइड करवाते हैं, यानी कि अगर हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 हो तो ये ओवरऑल नंबर हमारा लेस देन आएगा। ठीक है, ये जो पूरा नंबर है ये टी से छोटा बनेगा। अगर टी से छोटा है और माइनस टी में टी से कोई छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर टी की वैल्यू मैं 1 मानूं तो ये -1, और इधर ये जो नंबर बनेगा ये 1 से छोटा बनेगा, मान लेते कि 0.6 बना, तो इन दोनों को सोल्व करके मेरा क्या आएगा, ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, यानी क्योंकि ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, तो यहां से मेरे को ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ये नेगेटिव वैल्यू फर्दर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है। ओके, तो ओवरऑल मैं क्या कह सकता हूं कि जब मेरा k ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में मेरा डिनोमिनेटर छोटा बन रहा है, और जैसे ही डिनोमिनेटर छोटा होगा बच्चों ये पूरा नंबर ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस में जब हमारा k ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो उस केस में c जो है वो ग्रेटर देन आता है c नॉट के, और जब k इक्वल टू 1 है तो उस केस में c इक्वल आता है c नॉट के। समझ आए, डिनोमिनेटर मेरा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, क्योंकि k हमेशा 1 से बड़ा होता है। जैसे k 1 से बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा तो ये पूरा का पूरा नंबर यानी कि c की वैल्यू बढ़ जाएगी। c की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि जो मेरी सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, सी नोट। वैक्यूम के केस में हमेशा c उससे बड़ा ही आएगा वैक्यूम वाले से, तो c हमेशा ग्रेटर देन सी नोट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि c जो है, c क्या है, विद डाइलेक्ट्रिक, ये ग्रेटर देन इक्वल टू सी नोट होता है। इक्वल टू कब होगा, जब पूरा पूरा क्या हो, मीडियम हमारा वैक्यूम हो, और अगर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k के साथ, तो उस केस में कैपेसिटेंस हमेशा बड़ी आएगी वैक्यूम वाले केस से। यानी कि जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हमारी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ज्यादा कैपेसिटेंस होने का मतलब कि वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा और वो ज्यादा एफिशिएंटली हम यूज कर पाएंगे उसको। ठीक है, अब ये तो हमने टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट की थी। अगर मैं कंप्लीट
डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दो, यानी कि टी को मैं क्या बना दूं, इक्वल टू डी। अगर मेरी कंप्लीटली फिल्ड हो कैपेसिटर के अंदर तो उस केस में क्या होगा, इफ डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली filled inside the capacitor, तो उस केस में क्या होगा, T जो है वो किसके बराबर रहेगा, D के बराबर। तो कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी बच्चों, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। T की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, D प्लस D बाई K, ये D तो कैंसिल हो जाएगा, K ऊपर चला जाएगा बच्चों, यानी कि A एप्सिलॉन नॉट बाई D हमारा क्या, वैक्यूम के केस का कैपेसिटेंस, यानी कि जो C है वो क्या बना, K टाइम्स ऑफ C नॉट। अगर मैं K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले डाइलेक्ट्रिक मीडियम से कंप्लीटली फिल अप कर दूं मेरे कैपेसिटर को, तो उस केस में इसका जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। इसी के साथ ही बच्चों, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह कोई मेटेलिक मीडियम ले लूं, इफ डाइलेक्ट्रिक इज रिप्लेस्ड विथ मेटेलिक मीडियम, तो मेटेलिक मीडियम के केस में बच्चों जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, फॉर मेटल्स K इज इनफिनाइट। तो उससे क्या फर्क आएगा, कैपेसिटेंस क्या बनेगी, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T, अभी मैं T थिकनेस की ही मेटेलिक इंसर्ट कर रहा हूं अंदर, प्लस T बाय इन्फिनिटी। इससे क्या होगा, T बाय इनफिनाइट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो नंबर हमारा 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो ये आया। अब D क्या है, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और T क्या है, थिकनेस ऑफ द मेटेलिक फिल्म। अब जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो हमारा छोटा हो रहा है, किसके कंपैरिजन में, अगर मैं वैक्यूम वाले केस के साथ कंपेयर करूं, C नॉट क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अगर मैं इन दोनों केस को देखूं तो यहाँ पे D है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, D माइनस T, यानी कि मेरा डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा हो रहा है। तो डिनोमिनेटर अगर छोटा हो रहा है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि जो C है वो ग्रेटर होगा किसके कंपैरिजन में, C नॉट के कंपैरिजन में, यानी कि C विल बी मोर देन C नॉट, यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, चाहे मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करूं चाहे मैं मेटालिक शीट इंसर्ट करूं, दोनों के केस में मेरी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होने वाली है। लेकिन अगर मैं कंप्लीटली फिलअप कर दूं इसको मेटल से, इसमें अगर मैं कंप्लीटली फिलअप करूं तो उस केस में क्या होगा, मेरा T किसके बराबर रहेगा, D के बराबर। तो कैपेसिटेंस क्या बनेगा बच्चों, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T की जगह मैं D पुट कर रहा हूं और D बाय इंफिनिटी। तो D बाय इंफिनिटी का मतलब क्या है, ये 0 हो जाएगा, ये तो टर्म 0 हो गई और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो पूरा डिनोमिनेटर में क्या बन गया बच्चों, 0। और अगर जब डिनोमिनेटर में 0 तो जो कैपेसिटेंस होती है वो इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है, अगर ये डिनोमिनेटर में 0 तो ये पूरा नंबर इनफिनिटी बन जाता है। कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि अब ये मेरा कैपेसिटर किसी काम का नहीं है, नो यूज। क्यों, क्योंकि अब ये चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। चार्ज स्टोर कैसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होती है बच्चों, कैपेसिटर को चार्ज होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। टाउ क्या होता है, चार्जिंग टाइम, टाइम को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर केस में, ये इक्विवेलेंट होता है आरसी के। आर जिस रेजिस्टेंस के थ्रू हम हमारे कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, और सी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी। तो
सी कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को चार्ज होने में इतना टाइम लग रहा है आर से। जितना ज्यादा सी होगा उतना ज्यादा टाइम होगा, ठीक है, सी इंक्रीज तो टाइम भी इंक्रीज, यानी कि उसको चार्ज होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अब अगर सी मेरा इन्फिनाइट है, यानी कि कैपेसिटर को चार्ज होने में इन्फिनाइट टाइम लगेगा, और जब तक चार्ज नहीं होगा हम कैसे बोल सकते हैं कि वो चार्ज स्टोर कर रहा है। तो ऐसा जो कैपेसिटर है वो हमारे प्रैक्टिकली किसी काम का नहीं है जिसका कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो, यानी कि इसको अगर कंप्लीटली मेटल से फिलअप कर दें तो प्लेट तो हमारी ऑलरेडी कंडक्टिंग है और बीच में मेटल और आगे, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा। अब पूरा कंडक्टिंग है तो ये चार्ज स्टोर कैसे करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्टोर होगी, ठीक है। तो उस केस में हमारी जो कैपेसिटेंस आ रही है वो इन्फिनाइट आ रही है और चार्ज स्टोरेज इसकी जीरो होती है। अब बीच में गैप आ गया ना, कंडक्टिंग फिर इधर नॉन कंडक्टिंग फिर कंडक्टिंग, तो इस गैप में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो रही है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर कर रही है, ठीक है। और जब पूरी मेटल से भर दोगे तो वो पूरा का पूरा मीडियम हमारा क्या हो गया, कंडक्टिंग, तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा बच्चों। तो ये था पूरा कैपेसिटर के बारे में, जब हम अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है, ठीक है। आई होप आप सबको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो एक बार इसको रिपीट करके देखो बच्चों, इजी सा टॉपिक है, हो जाएगा। एक बार खुद से करके देखोगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। अब एक और टॉपिक है बच्चों, लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इस चैप्टर का, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का क्या मतलब है कि हमारे पास दो कैपेसिटर है बच्चों, C1 और C2, और इनको हमने ऐसे अरेंज किया। अभी ये जो चार्ज होंगे, हम मान लेते हैं कि ये Q1 वैल्यू पे चार्ज है, ये Q2 वैल्यू पे चार्ज है, और उस वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो V1 है और यहाँ पे V2। ओके, अभी ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इन पे क्या हो रहा है कि ये कैपेसिटर हमारा V1 पोटेंशियल पे, ये V2 पोटेंशियल पे, और जो चार्ज है Q1 वो हमारा किसके बराबर रहेगा, C1 V1 के, और Q2 हमारा किसके बराबर रहेगा, C2 V2। जब हम इनको कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये एक कॉमन पोटेंशियल को अटेन करेंगे, जहां पे ज्यादा पोटेंशियल है वहां से चार्ज फ्लो होके कम पोटेंशियल पे आएगा, और जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाता तब तक चार्ज क्या होगा, फ्लो होता रहेगा, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल जब तक वी होगा, चार्ज फ्लो कहां से कहां करता है, हाई टू लो। अब अगर यहाँ पे भी वी पोटेंशियल है, यहाँ पे भी वी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, यानी कि हमारा अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो उस केस में हमें v की वैल्यू निकालनी है कि v हमारा किसके बराबर रहेगा, जो कॉमन पोटेंशियल है वो क्या आए, कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ Q1 डैश चार्ज और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ Q2 डैश चार्ज, तो Q1 डैश क्या आएगा, C1V, और Q2 डैश क्या आएगा, C2V। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे बच्चों, इसमें हम यूज करेंगे चार्ज कंजर्वेशन, क्योंकि चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो हम ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब अगर यहाँ पे नेट चार्ज हमारा क्या था, Q1 प्लस Q2, तो अब इस फाइनल सिचुएशन में भी हमारा नेट चार्ज क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश हमारा क्या रहेगा, इक्वल टू दिस वन, यानी कि चार्ज फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में हमारा इक्वल होना चाहिए। तो जब Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश करोगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, यहां से V कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, C1 प्लस C2 इंटू V, तो V क्या आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और अगर हमारी जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल हो, दोनों कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के हो C के, तो उस केस में जो कॉमन पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, C V1 प्लस C V2 डिवाइडेड बाय C प्लस C कॉमन ले लो, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2C, C से C कैंसिल हो जाएगा, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2।
ओके, यानी कि अगर सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हो तो हमारी जो कॉमन पोटेंशियल बनेगा वो इन दोनों पोटेंशियल्स का एवरेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, छोटा सा टॉपिक था, कई बार इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। हमें बस क्या करना है, चार्ज कंजर्वेशन करना है। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में चार्ज हमारा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, वहां से हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा ये सेकंड यूनिट जो है पोटेंशियल एंड द कैपेसिटर्स ये कंप्लीट होती है। अभी हम इन दोनों फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम हमारी थर्ड यूनिट इलेक्ट्रिक करंट पे मूव करेंगे। ओके, तो एक बार आप पूरे चैप्टर्स को फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को रिवाइज कर लेना। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। हम आगे आने वाले 3-4 क्लासेस में कंप्लीट एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। ओके, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय श्री राम।